स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। आज से हम 12th की एनसीईआरटी एमसीक्यू करेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो। और इसके साथ साथ आप 12th की एनसीईआरटी भी जरूर पढ़ लेना। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अंग्रेजों द्वारा इस्तेमारी बंदोबस्त लागू करने के कारणों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी तथा खेती की पैदावार निरंतर घट रही थी। दूसरा ऑप्शन है इस व्यवस्था द्वारा राजस्व मांग की दरों को स्थायी करना था। तीसरा, अंग्रेजों का मानना था कि इस व्यवस्था से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। तो इसका आंसर आएगा तीनों, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों सही हैं। इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था? इस्तेमारी बंदोबस्त सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि किसने इसे लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता था। और 1770 में जब बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, संकट के दौर से गुजर रही थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और अंग्रेज़ों की जो कृषि में निवेश था उसको प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने इसको चुनाव किया था, इस्तेमारी बंदोबस्त का। क्यों किया था? क्योंकि उन्हें एक स्थायी रूप से राजस्व चाहिए था। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सूर्यास्त नियम। सूर्यास्त नियम का संबंध किस व्यवस्था से था? पहला है इस्तेमारी, दूसरा महालवाड़ी, तीसरा रैयतवाड़ी, चौथा है इस्तेमारी तथा महालवाड़ी। इसका आंसर है केवल इस्तेमारी। ठीक है, क्योंकि इस्तेमारी जो थी वो स्थायी बंदोबस्त था जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया गया था। 1793 में क्यों शुरू किया गया था अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि 1770 में क्या हुआ था ना कि अकाल पड़ गया था बंगाल में। तो जब बंगाल में अकाल पड़ा तो उससे क्या हुआ था कि जो स्थायी रूप से जो उनको जो राजस्व आ रहा था वो नहीं आने लग गया था। तो इसलिए स्थायी रूप से अंग्रेजों को राजस्व चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया 1793 में। कब लागू किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सूर्यास्त नियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सूर्यास्त नियम का नियम? क्योंकि अंग्रेजों ने ये बोला गया था जमींदारों को कि अगर सूर्यास्त तक अगर आपने निश्चित तारीख जो थी उसको अगर सूर्यास्त तक अगर आपने जमा नहीं किया, राजस्व का जो भुगतान है वो नहीं किया, तो उस दिन ही सूर्यास्त तक नहीं किया तो उस दिन ही आपकी जो जमींदारी होगी वो नीलाम कर दी जाएगी। इसलिए इसे सूर्यास्त नियम कहा जाता है। किसको? इस्तेमारी बंदोबस्त को। तीसरा क्वेश्चन है सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? पटना, गुजरात, पूना, अहमदाबाद। सूपा विद्रोह मतलब आमतौर पर हम लोग सुनते नहीं हैं सूपा विद्रोह। मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो विद्रोह होते हैं, चाहे 1857 हो गया या फिर और जो छोटे मोटे विद्रोह थे, चंपारण वगैरह, या फिर संथाल विद्रोह हो गया, ये सब हम देखते हैं। लेकिन सूपा विद्रोह है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वैसा विद्रोह होता है जो नहीं सुना होता, तो इसलिए एग्जामिनर इसको जानबूझकर पूछता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? पूना में। इसका आंसर है पूना। अब देखते हैं कब हुआ था और क्यों हुआ था। सूपा आंदोलन की शुरुआत पूना जिले से हुई थी। सूपा एक विपणन केंद्र था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 1875 को वहां आसपास के ग्रामीण इलाकों की रैयत इकट्ठा हो गई। उन्होंने साहूकारों के बही खाते जला दिए, अनाज की जो दुकानें थी वो लूट ली और घरों में आग लगा दी। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसके आसपास के जो शहर होंगे, चाहे वो अहमदनगर वगैरह, वो सभी इससे प्रभावित होंगे। तो याद रखना, जो सूपा आंदोलन था उसकी शुरुआत हुई थी पूना में। और कब? 1875 में। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1859 में। इसको हम याद रखना, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की जो स्थापना थी वो 1849 में की गई थी। और इसके साथ है कि ब्रिटेन में 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी। मतलब दो आपको इससे फैक्ट मिल गए। एक तो 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी और 1859 में कौन सी हुई थी? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी। तो क्यों की गई थी? इसका उद्देश्य क्या था? दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था जिससे उनकी कंपनी का विकास हो। उल्लेखनीय है कि भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की दशा में लंकाशायर को कपास की आपूर्ति कर सकता था। इसीलिए मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th। 1859 में अंग्रेजों द्वारा पारित परिसीमन कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र को केवल 3 वर्षों की मान्यता प्रदान की गई। दूसरा, इसका उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था। इसका आंसर है दोनों।
रैयत द्वारा ऋणदाताओं की धोखाधड़ी की शिकायतों के कारण 1859 में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून पारित किया गया। कब किया गया? 1859 में। इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच जो हस्ताक्षरित ऋण पत्र होगा वो केवल और केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। कब के लिए मान्य होगा? 3 वर्षों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1859 में शुरू किया गया था परिसीमन कानून, और ये किस किस के? ऋणदाता और रैयत यानी कि किसान, ठीक है। और कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए था। इसका उद्देश्य क्या था? बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, किंतु ऋणदाताओं ने इस कानून को अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे वर्ष एक नया बंध पत्र भरवाने लगा। जब ऋण चुकाए जाते तो ऋणदाता रैयत को उसकी रसीद लेने से मना कर देते थे। बंध पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते थे, किसानों की फसलों को कम कीमतों पर ले लेते थे और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही कब्जा कर लेते थे। ये आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा पुरानी, कि जो ऋणदाता होते थे वो किसान को बहुत ज़्यादा ऋण दे देता था, फिर उसकी झूठी मूठी वो बना लेता था, उसकी संपत्ति वो हथिया लेता था वगैरह वगैरह। ये सब क्योंकि उस समय का ये चल रहा था, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त। इस्तमरारी बंदोबस्त मैंने आपको ऊपर बताया था, इस्तमरारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त कहते हैं और इसी को कॉर्नवालिस ने शुरू किया था 1793 में। पहला ऑप्शन है, यह व्यवस्था कॉर्नवालिस के समय बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में लागू की गई। बिल्कुल सही आंसर सही है ये। दूसरा है कि जमींदारों को भूमि के स्थायी अधिकार प्रदान किए। बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि उनको स्थायी अधिकार नहीं दिए गए थे, क्योंकि उनको ये बोला गया था कि अगर आपने सूर्यास्त निश्चित तारीख को सूर्यास्त के दिन अगर आपने राजस्व नहीं जमा किया तो आपकी जो जमींदारी हो जाएगी वो नीलाम कर दी जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त सन 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा यानी कि उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वो किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल था। दूसरा है कि कंपनी समस्त संपदा पर कुल राजस्व का निर्धारण करती थी। कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। और उसके बाद जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से कितनी राशि एकत्र करनी है। जमींदार अब गांव की जमीन का स्थायी स्वामी नहीं था, बल्कि वो केवल और केवल एक समाहर्ता यानी कि संग्राहक यानी कि इकट्ठा करने वाला राजस्व। तो इसका मतलब दूसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तमरारी बंदोबस्त की असफलता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है ऊंची राजस्व मांग, दूसरा असमान राजस्व निर्धारण, जमींदारों को सीमित अधिकार, जमींदारों की किसानों के प्रति सहानुभूति। इसका है आंसर केवल और केवल तीनों। देखिए इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था अभी मैंने आपको ऊपर बताया, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि इसकी असफलता के क्या कारण है। तो ऑब्वियसली पहला तो सही होगा, ऊंची राजस्व मांग करने लग गए थे किसानों से जमींदार लोग। असमान राजस्व निर्धारण था, चाहे तुम्हारी फसल कुछ भी हो, मतलब कम हो वो, लेकिन उनको तो चाहिए, ठीक है ना, किसी से कम किसी से ज़्यादा, मतलब कोई समान राजस्व नहीं था। वो कभी ज़्यादा लेते कभी मतलब बिल्कुल ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा, कोई निश्चित नहीं था। तीसरा, जमींदारों को सीमित अधिकार। लेकिन चौथा क्यों गलत है? क्योंकि जमींदारों की किसानों के प्रति सहानुभूति, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जमींदारों की किसानों के प्रति सहानुभूति। अगर किसानों के प्रति सहानुभूति तो इतने सारे जो आंदोलन हुए वो कभी होते ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा वाला जो इसमें दे रखा है तो इसका वो है कि जमींदार वर्ग की किसानों से सहानुभूति होने के कारण देखने को नहीं मिलते। जमींदार और ब्रिटिश सरकार दोनों ही किसानों का शोषण करते थे। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये अगर होता तो कभी आंदोलन ही नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको अमला कहा जाता है? अमला, पहला है राजस्व निर्धारण का एक प्रकार है, जमींदार का अधिकारी है, शिल्पकार वर्ग है, या खेती का एक प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदार का अधिकारी। अमला किसको बोलते थे? एक जमींदार का जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे अमला। अमला जमींदार का अधिकारी होता था जो राजस्व एकत्र करता था। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है। इधर अमला लिख के, इधर अधिकारी लिख के, इधर संग्राहक लिख कर, इस टाइप में आ जाता है। देखिए क्या होता है ना, जो अमला कभी कभी क्या लिख के आ जाता है, अमला, इसके आगे लिखते हैं जमींदार का अधिकारी या फिर संग्राहक, है ना। संग्राहक अभी मैंने आपको बताया समाहर्ता, ये सब राजस्व एकत्र करते थे। तो ये सब पूछ सकता है आपसे, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, मतलब कैसे भी क्वेश्चन, बस आपको याद रखना है अमला जो होता था वो जमींदार का अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोतदार, याद रखना जोतदार, मैं जमींदार की बात नहीं कर रही हूँ, जोतदार की बात कर रही हूँ। यह धनी किसानों का वर्ग था, पहला। दूसरा है, यह जमींदारों की राजस्व वसूलने में सहायता करता था। तो इसका आंसर होगा केवल और केवल 1, ये होता था धनी किसानों का वर्ग होता था, ठीक है, धनी किसानों का वर्ग। चलिए पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बंगाल में धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था, बंगाल में, ठीक है, याद रखना, बंगाल में धनी किसानों को क्या बोला जाता था? जोतदार। और अमला भी मैंने ऊपर बताया था,
अभी आपने कमेंट में करके बताना अमला किसको क्या बोलते हैं। वे लोग बड़े बड़े मतलब भूमि पर फैले होते थे। उनका स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी नियंत्रण होता था। यानी कि पहला तो बिल्कुल सही है, धनी किसान होते थे जोतदार। दूसरा, जोतदार जमींदारों की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली वर्ग था। ये गांव में ही रहते थे, इसके कारण ग्रामवासियों पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता था। ये लोग जमींदारों द्वारा गांव की जमा को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का प्रतिरोध करते थे। अतः कथन 2 बिल्कुल गलत है। आपने बहुत सारी मूवी वगैरह में देखा होगा, जोतदार वगैरह जो धनी किसान होते थे, है ना, और वो गाँव में ही रहते थे, और वो जो किसान होते थे वो उनसे मदद वगैरह भी लेते थे। तो ये आप देखो तो यानी कि जोतदार जो हो गया वो धनी किसान, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़िया जनजाति के संदर्भ में विचार कीजिए। कौन सी जनजाति? पहाड़िया जनजाति। ये राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे। ये झूम खेती करते थे। जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे। सही बताना है, यानी कि तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहते थे। ये झूम खेती करते थे। ये लोग खाने के लिए महुआ के फूल एकत्र करते थे और इसके अतिरिक्त बेचने हेतु रेशम के कोया, राल तथा काठ कोयला बनाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। इनके मुखिया अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी झगड़ों को निपटाते थे। मैदान में रहने वाले जमींदार अपने तंत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और व्यापार इनके इलाकों से सुरक्षित आवागमन के लिए पथकर नियमित रूप से देते थे। पथकर, याद रखना, पथकर क्यों दिया जाता था? ताकि सुरक्षित आवागमन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा संथालों को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बसाने संबंधी कारणों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, ये लोग झूम खेती का प्रयोग कर जंगल साफ करते थे। दूसरा, आरंभ में संथाल ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। संथाल जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। जब ब्रिटिश सरकार पहाड़िया जनजाति को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाई तो राजमहल पहाड़ी के आसपास के जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाने के लिए संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया। ये लोग हल का प्रयोग कर पहाड़ी भूमि को पूरी ताकत लगाकर खेती योग्य बनाते थे। शुरू में संथाल खानाबदोश जीवन जीते थे, परंतु जब वे एक जगह पर बस गए तो कई तरह की वाणिज्यिक खेती करने लगे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे। ब्रिटिश सरकार ने उनका उपयोग केवल जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किया। उनको दी गई जमीन पर शुरू के 10 वर्षों में 10वें भाग को साफ कर खेती करना आवश्यक होता था। संथाल जनजाति और पहाड़िया जनजाति के बारे में इसमें है। कहाँ रहते थे ये लोग? कौन सी? राजमहल पहाड़ी के आसपास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिनी कोह का संबंध किससे? ऑब्वियसली संथाल परगना से। इसका आंसर ये तो आपको पता ही होगा। अंग्रेजों द्वारा संथालों को जमीनें देकर राजमहल पहाड़ी की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया। अभी मैंने ऊपर बताया था कि संथालों को जमीनें देकर राजमहल की जो पहाड़ी थी वहाँ बसने के लिए तैयार किया गया। जमीन के बड़े भाग को क्या बोलते थे? दामिनी कोह। ये शायद बीपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। दामिनी कोह का संबंध किससे था? संथाल परगने से। और उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी, स्थायी किसान बनाना था। संथालों को दी गई भूमि के अनुदान में ये कहा गया कि दी गई भूमि के 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर इसको जोतना है। रैयतवाड़ी के संदर्भ में आपको बताना है, यह राजस्व प्रणाली बंबई में लागू की गई। दूसरा, इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। तीसरा, हर 30 वर्ष बाद राजस्व पुनः निर्धारित कर राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी। इसका आंसर आएगा तीनों। मैं आपको बताती हूँ रैयतवाड़ी। वैसे आपको सर ने भी शायद ये वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें आपको सर ने बता रखा है आर्थिक नीति जो अंग्रेजों की थी। रैयतवाड़ी हो गया, महालवाड़ी हो गया, स्थायी बंदोबस्त हो गया, और उससे पहले इजारेदारी जो लाए थे वॉरेन हेस्टिंग, वो सब सर ने बता रखी है। आप एक बार देख लेना। फिर भी मैं बता देती हूँ, जो रैयतवाड़ी थी ये टॉमस मुनरो द्वारा लाई गई थी। ठीक है, जो ये कहाँ लाई गई थी? इसमें बम्बई में, दक्कन में लागू की गई थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस राजस्व प्रणाली में भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन किया जाता था। और रैयतवाड़ी में क्या होता था ना कि सीधे सीधे रैयत यानी कि किसान, जो रैयत होता था ना वो किसान उसको कहते थे। तो यानी कि अब यहाँ पे मिडिएटर नहीं है, कोई भी एक मध्यम जो वर्ग होता था ना स्थायी बंदोबस्त में जमींदार, उसको हटा दिया गया। अब सीधे कंपनी और रैयत के बीच में संबंध हो गया। इसी को बोलते थे रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये कौन लेकर आया था? मुनरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस पे क्या था? हर 30 वर्ष बाद जमीन का सर्वेक्षण पुनः किया जाता था तथा राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी।
तो इसमें तीनों के तीनों सही हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है, अब हम 1857 के विद्रोह में आ गए हैं। ये तो सबको पता होगा क्योंकि सभी लोग पढ़ते हैं 1857 का विद्रोह क्या होता है। तो 1857 का विद्रोह के कारणों और ये सब आपको ज़रूर पढ़ना है। कारण हो गया उसके, सबसे पहले तो कारण हो गया, फिर प्रभाव हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी, हर जगह हर चीज़ के लिए, ठीक है। पहला है कि वेलेज़ली की सहायक संधि, यानी कि कारण बोल रहा है कि ये कारण हो सकता है। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। तीसरा बोल रहा है सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार। और चौथा है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। बिल्कुल चारों के चारों सही हैं, ये चारों कारण थे। बहुत सारे कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं और कूटनीतिक कारण हैं, है ना। तो ये सारे के सारे जो कारण हैं वो 1857 के विद्रोह के कारण माने जाते हैं। 1857 की जो विद्रोह था वो वेलेज़ली की जो सहायक संधि थी, डलहौजी की व्यपगत नीति, जिसको हड़प नीति भी बोलते हैं, और सती प्रथा को बंद करना, यानी कि हमारे जितने भी हिंदू रीति रिवाज थे उनमें हस्तक्षेप करना, हिंदू विधवा विवाह आदि की अनुमति देना, धर्म संस्कृति पर प्रहार, ये सारे के सारे कारण थे 1857 के। और चर्बी वाला जो कारतूस था वो तात्कालिक कारण यानी कि उसी समय जो घटित हुआ है, मतलब ये सारी घटनाएं तो चली रही थी इससे पहले बैक में, यानी कि पास्ट में ये सब चली रही थी, लेकिन उसी समय जब घटना घटित होती है ना उसको बोलते हैं तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अब है कि यहाँ पे विद्रोही नेता हैं और ये है विद्रोह का केंद्र, आपको बताना है, यानी कि मैच द फॉलोइंग करना है। बहादुर शाह द्वितीय, ब्रिजेश कादिर, कुंवर सिंह आपको पता होगा बिहार के ही थे, तो इसका ये हो गया जगदीशपुर, मिला लीजिए। चलिए, जो बहादुर शाह द्वितीय था वो कहाँ के थे? दिल्ली के थे। और ये जो कुंवर सिंह हो गए ये तो मैंने बता दिया आपको, जगदीशपुर बिहार के ही थे ऑब्वियसली। लियाकत अली हो गए तुम्हारे, लियाकत अली आई थिंक इलाहाबाद के, और जो ब्रिजेश कद्र थे वो लखनऊ के। तो ये बिल्कुल सही आंसर, यानी कि बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली, ब्रिजेश कद्र लखनऊ और कुंवर सिंह जगदीशपुर और लियाकत अली इलाहाबाद। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत जगह पूछता है कि ये तो मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है या फिर जगह पूछ सकता है यहाँ पे कौन से नेता थे, बल्कि पूछता भी है बीपीएससी में, बहुत बार पूछा भी है, बीपीएससी हो गया, यूपी में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलेज़ली द्वारा सहायक संधि, यानी कि जो सहायक संधि थी उसके शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। दूसरा, सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है परंतु संधि नहीं। तीसरा, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, पहला और तीसरा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते। सहायक संधि किसने शुरू करी थी? वेलेज़ली द्वारा। और इसकी शर्तें क्या क्या थी? अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, ये बिल्कुल सही था पहला। दूसरा क्यों गलत था? सहयोगी पक्ष न तो किसी शासक के साथ संधि करेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध में हिस्सा लेगा, और इसमें क्या लिखा था? संधि नहीं, जबकि वो संधि भी उन्हीं के ही उससे करेगा। और तीसरा है, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी तथा सहयोगी पक्ष को इसके रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था 1857 का, वेलेज़ली की सहायक संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में बताना है आपको। पहला, अवध में विद्रोह बेहद सघन और लंबे समय तक चला। पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। तो इसका जो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यानी कि केवल और केवल 1, अवध में। इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1, यानी कि अवध में विद्रोह बेहद सघन और लंबे समय तक चला। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। अवध में विद्रोह बेहद लंबे और सघन समय तक चला। अवध में विद्रोही ग्रामीण थे, ये लोग क्षण भर में इकट्ठा होते और क्षण भर में लुप्त हो जाते। इनमें ग्रामीणों की संख्या भी अधिक थी और उनके पास हथियार भी पर्याप्त मात्रा में थे, यानी कि केवल और केवल 1 तो सत्य है। दूसरा देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह में पंजाब की भागीदारी नहीं थी, इसलिए दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए कार्रवाई पंजाब से दिल्ली की ओर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला है फोलित बियोतो, इसके आगे लिखा हुआ है सिकंदराबाद। टॉमस जोन्स बॉर्कर,
ये चित्र हैं और ये चित्रकार हैं, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। द रिलीफ ऑफ लखनऊ, तो यानी कि दोनों सही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर उठाता है जो कि बहुत ही रेयर जगह होते हैं, बहुत ही कम जगह आपको ये चीज़ें मिलेंगी, इसलिए एग्जामिनर जरूर पूछता है। तो याद रखना, फेलिक्स बियोतो सिकंदराबाग यानी कि चित्रकार है, और ये इसका चित्र है। टॉमस जोन्स बॉर्कर, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक्सप्लेनेशन है कि उल्लेखनीय है कि भारत में 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए कृत्यों को सही ठहराने हेतु और इंग्लैंड में जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए अंग्रेज चित्रकारों ने चित्र बनाए। समझे आप, ये क्यों चित्र बनाए गए थे? ताकि अंग्रेजों की सहानुभूति लेने के लिए, वहाँ में जो जनता थी वो गलत ना ठहराए अंग्रेजों को कि आपने गलत किया। एक होता है ना कि नैतिकता जागती है जनता की, तो ऑब्वियसली जनता तो नैतिक रही होगी ना, चाहे भले अंग्रेज यहाँ पे आके बहुत ही अनैतिक कार्य कर रहे थे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारे लोग ही वैसे होते हैं। अगर एक समुदाय का एक आदमी गलत है, ज़रूरी नहीं कि सारा समुदाय गलत हो, तो ऐसा ही था। तो वहाँ की जनता को अपने हित में करने के लिए, ताकि वो लोग गलत ना बोलें, तो इसलिए इन्होंने चित्र बनाए जिनमें भारत में अंग्रेजों पर होने वाले अत्याचारों को दर्शाया गया, जिससे कि ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगे। उसमें उल्टा दिखाया गया, ये दिखाया गया कि वहाँ की जो जनता है, मतलब भारत की जो जनता है, वो ब्रिटेन के लोगों में वो कर रही है ना, उनको उनके साथ बुरा कर रही है, तो ताकि वहाँ के लोग भड़कें और वो सबक और प्रतिशोध सिखाने के लिए वो करें, मांग करें इस चीज़ की। फेलिक्स बियोतो द्वारा बनाया गया सिकंदराबाग, टॉमस जोन्स बर्कर द्वारा बनाया गया द रिलीफ ऑफ लखनऊ प्रसिद्ध चित्र हैं। इन मेमोरियम भी उस समय का प्रसिद्ध चित्र था, जिसमें अंग्रेज औरतें और बच्चे एक दूसरे से लिपटे हुए दिखाई देते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ये चित्र एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी में जरूर मिलेगा। और ये इन मेमोरियम, मैंने आपको बताया, इन मेमोरियम का जो चित्र था उसमें अंग्रेज औरतें और एक बच्चों को एक दूसरे से लिपटे हुए दिखाई देते हुए दिखाया हुआ है। और ये तस्वीर किसने बनाई है? जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाया है इस चित्र को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोसेफ नोएल पैटर्न ने इन मेमोरियम का चित्र बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बताना है। यहाँ पे स्थान है और यहाँ पर नेतृत्व करता है, आपको बताना है। छोटा नागपुर, कोल आदिवासी, गोनू इसका नेतृत्व करता था। आरा जमींदार कुंवर सिंह, और कानपुर नाना साहिब, ये तीनों के तीनों सही हैं। छोटा नागपुर में जो कोल आदिवासी उनका नेतृत्व करता गोनू था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ये दे रखा है इन्होंने कि छोटा नागपुर यही था, नेतृत्व गोनू, और बिहार में जो आरा जगह है वहाँ कुंवर सिंह, और कानपुर में किसने किया था? नाना साहिब ने। और ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्रोह के समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो ऑब्वियसली आपको आता ही होगा। इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। विद्रोह का केंद्र दे रखा है और यहाँ पे दमनकर्ता कि किस किसने उनको दबाया। पहला है दिल्ली और निकलसन हडसन दे रखा है। कानपुर के आगे हीरोज दे रखा है। जो कानपुर है उसके कौन थे? कैंपबेल। और झांसी में थे हीरोज, याद रखना, झांसी के कौन थे? हीरोज। कानपुर में कैंपबेल, इलाहाबाद में कर्नल नील थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है बीपीएससी वगैरह पीसीएस वगैरह में। 1857 के प्रमुख विद्रोही शाहमल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थे? शाहमल, तो ये संबंधित है बड़ौत से। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन ये यूपी पीसीएस के लिए और बीपीएससी दे सकता है इसको, तो अभी तक दिया नहीं है मेरे को लगता है। उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना, ठीक है, कौन संबंधित है? शाहमल। चलिए, हो गया ख़त्म आज का वीडियो, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा, कुछ फीडबैक दीजिएगा, फिर मैं और सुधार करूँगी, और इससे आगे फिर और वीडियो लेकर आएंगे सर भी और मैं भी। ठीक है, थैंक यू सो मच।